हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तहे से इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपकी टीचर और आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड लिफ्ट क्लासेस पर फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और वर्णमाला पर आधारित एमसीक्यूज को, और लेक्चर क्लास में हमने डिटेल के साथ इनके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो हमारी है व्यंजन पर आधारित। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगी कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ हिंदी तो जरूर से नोट्स बनाकर चलिएगा स्टूडेंट्स। नोट्स बनाने से आपको कई फायदे होंगे। लिखने से हमारे माइंड में अच्छी से बातें ठहर जाती हैं और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। नोट्स बनाते चलिएगा। इसके लिए एग्जाम आने के बाद आप उसका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। व्यंजन, जो वर्ण बिना स्वरों की सहायता के ना बोले जाए वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के ये नहीं बोले जाते। हर व्यंजन के अंदर स्वर छुपा होता है। स्वर क्या होते हैं? 11 स्वर हैं। अ से अ तक हम ये पढ़ चुके हैं। और हर व्यंजन के अंदर जो स्वर छिपा होता है वो स्वर क्या होता है दोस्तों? आ होता है। ठीक है। हर व्यंजन के अंदर आ स्वर छिपा रहता है, जिस वजह से इस आ स्वर को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? आ को, क्योंकि ये हर व्यंजन से इसे शहीद होना पड़ता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर व्यंजन की डेफिनेशन के बाद आपको याद रखना है कि व्यंजन मूल कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं। अगर हम व्यंजन की मूल संख्या की बात करें तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कुल कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं 39, 39। ठीक। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। आगे बढ़ते हैं। अब ये 33 और 39 व्यंजन है ना, इसे इस चार्ट की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से हमारे 39 व्यंजन है कुल और मूल व्यंजन है 33। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है सामने आपके। इस बॉक्स के अंदर टोटल 39 लेटर हैं। ठीक है, 39 अक्षर हैं। ये आप इसे काउंट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे 39 हैं। तो यही है आपके कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजन जो कि 39 है ना, ये है सारे के सारे क से लेकर ज्ञ तक, और ये 3 अक्षर और जोड़े गए हैं श्र ढ ढ। ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं कि किस तरह से ये 33 हो जाते हैं। ये हमारे व्यंजनों की संख्या जो मूल है वो 33 किस तरह से होगी। तो मूल संख्या इनकी 33 है। उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर जो अक्षर है वो 33 है, और यही है व्यंजनों की मूल संख्या। और जब हम पूरे बॉक्स को काउंट करेंगे तो 39 है, वो है इनकी कुल संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकारों में आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखाई अभी दे रही है। एक है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और इनकी कुल संख्या और मूल संख्या। इनकी कुल संख्या कितनी है? 25, और मूल संख्या कितनी है? 16। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनमें आने वाले व्यंजनों को हम किसी न किसी विशेष स्थान से उच्चारित करते हैं। मुंह से उच्चारित तो ये होते हैं, परंतु इनके उच्चारण में कभी कंठ तो कभी मूर्धा कभी दंत का मुख्य रोल होता है। इस वजह से अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने की वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी मूल संख्या 16 है और कुल संख्या 25। नीचे के चार्ट से हम इसको भी देख लेंगे जल्दी से कि क्या है, कैसे इनकी संख्या 16 और कैसे इनकी संख्या 25 है। ये जो बॉक्स बना है आपके सामने, इसमें अभी पूरे के पूरे 25 अक्षर लिखे हुए हैं और 25 व्यंजन जो ये है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। इसे आप काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 5 5 के रो में है और ये 25 25 हो गया।
किस तरह से इनकी संख्या 16 है, इनकी जो मूल संख्या है ना वो 16 है, उसको समझ लेते हैं। मूल संख्या 16 कैसे है? ये जो अभी बॉक्स आपके सामने बनाया है ना, ये ख ग घ अंगा छ ज ज इया ठ ड ढ अड़ा थ द दाना, ये 16 जो है व्यंजन, ये है इनकी मूल संख्या में ये गिने जाते हैं, जबकि क से लेकर मा तक इनकी कुल संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे आपको नोट अच्छे से करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन से जुड़ी एक और बात बता दें कि क वर्ग जो लिखा है, चा वर्ग जो ये लिखा है ना, ये एक अभी बताया था ना आपको, एक विशेष स्थान से उच्चारित होने की वजह से इन्हें वर्गों में बांटा गया है। ये का वर्ग है ना, ये हमारा उच्चारित होता है कंठ से। इन्हें आप बोल करके देख सकते हैं, क ख ग घ अंगा, इन्हें बोलने में हमारे कंठ का इस्तेमाल हो रहा है। कंठ के से उच्चारित होने की वजह से इन्हें ये का वर्ग कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर कहलाते हैं। ये चा किससे उच्चारित होते हैं? ये होते हैं तालव्य से। इन्हें उच्चारित करने में तालु का मुख्य रोल होता है, ठीक है। इन्हें हम बोल के देख सकते हैं, च छ ज ज इया। यहाँ पर हमारी जो ये जीभ है ना, ऊपर तालु में टच हो रही है, तालु से टकरा रही है, जिस वजह से ये अक्षर हमारे उच्चारित हो रहे हैं, इसीलिए तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद ट वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? ये मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। ट ठ ड ढ ड़। हमारे तालु के आगे का थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पर हमारी जीभ टकराती है वो मूर्धन्य कहलाती है, इसी वजह से इन्हें मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहते हैं। जबकि ता वर्ग का क्या है? ता वर्ग त थ द द न। यहाँ पर हमारी जो जीभ है वो दांत से टकराती है, जिस वजह से इन्हें दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद लास्ट वर्ग आता है प का। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो होंठ है ना, जिन्हें ओष्ठ हिंदी में कहते हैं, इनसे उच्चारित हो रहे हैं। जब हमारे होंठ से उच्चारित होने की वजह से इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। प फ ब भ म, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 है, और ये है य र ल और वा, ठीक। ये य र ला वा है 4, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये वे व्यंजन है जिन्हें बोलने में हमारे मुंह से हवा अंदर की ओर जाती है। हवा क्या होती है इन चारों को बोलने में? इसमें हवा अंदर की ओर जाती है। इसे आप बोल करके देखिए, य र ल वा, यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ हवा जा रही है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या इनकी है 4। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी कुल कितनी है? 4 ही है। श, श, सा और हा। यहाँ पर अगर हम इन व्यंजनों को बोलें तो इससे हमें पता चलता है कि इन्हें बोलने में जो हवा है वो बाहर की ओर निकल रही है। इसे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अंतःस्थ व्यंजन को बोलने में हवा अंदर की ओर जाती है, जबकि ऊष्म व्यंजन को बोलने में हवा हमारे मुख से बाहर की ओर आती है। संख्या दोनों की बराबर बराबर है 4। जबकि स्पर्श व्यंजन में 2 चीजें याद रखनी है, मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25। जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इससे पहले हमने जब स्वर पढ़ा था वहां पर भी हमने देखा था कि संयुक्त स्वर आए थे हमारे सामने, जो कि 4 थे, है ना। कौन कौन से थे? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 ही थी। कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या थे? संयुक्त स्वर थे, ठीक। क्योंकि ये संयुक्त है क्योंकि हर एक स्वर 2 स्वरों से मिलकर बना था। इनके अंदर 2 स्वर छुपे हैं हर चारों के अंदर, जिस वजह से ये बन रहे थे। हर एक स्वर के अंदर 2 स्वर छिपे हुए हैं और 2 स्वरों के मेल से ही ये स्वर बना था, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक वही चीज यहाँ पर भी है कि संयुक्त व्यंजनों में भी हम देखेंगे कि इनकी संख्या पहले देख लेते हैं कितनी है। इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, श्र और ज्ञ।
और ये चारों में भी हम देख रहे हैं कि इनके अंदर भी 2 व्यंजन छिपे हुए हैं। 2 व्यंजनों के मिलने से ये संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं, जिस वजह से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 विभिन्न व्यंजनों के सहयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है ये। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर अभी हमने उच्चारण स्थान पढ़े ना कि क वर्ग कंठ से होता है, चा वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। यहाँ से अगर हमसे पूछ लेता है कि घ, अगर आपसे पूछ ले घ कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो आपने ये चार्ट को अच्छे से रट लिया होता है तो आप बता सकते हैं आसानी से कि का वर्ग कंठ से। अगर पूछ लेगा धा कहाँ से उच्चारित होता है तो आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से होता है, त थ द द ना, ये दंत से हो रहा है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त इन सारे अक्षरों के अतिरिक्त आपसे अन्य पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे हमने याद नहीं किया होता है, ना ही समझा होता है। जैसे आपसे अ पूछ लेगा कि कहाँ से उच्चारित होता है, ज्ञा पूछ लिया, या इन अक्षरों के अतिरिक्त अक्षर पूछ लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीचे यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया आपके लिए। चुन करके अक्षरों को ढूंढ करके कई पुस्तकों से इनका नोट्स बना करके आपके सामने लेकर के आई हूँ, ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना और अच्छे से इन्हें समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन हमारी पूरी वर्णमाला के सारे अक्षर कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंठ है, इस कंठ से देख लेते हैं कि वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर, स्वर या व्यंजन, या वो उष्म व्यंजन भी हो सकते हैं, संपूर्ण ये जो व्यंजन है और स्वर है कहाँ से उच्चारित होते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है ना। ये भी हमने पढ़ा। जैसे क जो है कहाँ से उच्चारित हो रहा है, कंठ से, तो का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक, अब पहला जो है हमारा उच्चारण स्थान कंठ ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, वे कंठे कहलाते हैं। ठीक है, अब जो जो हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, अगर उनका उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, कंठ अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर कहलाएंगे। कौन कौन से हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं? सबसे पहले तो ये अ और आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ, दोनों के दोनों ये कंठ से उच्चारित होते हैं। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना, इसे अच्छे से याद रखिएगा। और ये दोनों क्या है, ये कहलाते हैं स्वर। तो यानी स्वरों की बात करें तो इनमें से अ और आ जो दो ये स्वर है ना, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त अब आगे देखते हैं क, ख, ग और घा। क, ख, ग और घा ये भी कंठ से उच्चारित होते हैं, लेकिन ये श्रेणी किस श्रेणी में है, ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन ये है। इसके अलावा हा, ये जो हा हमारा है ये भी कंठ से उच्चारित होता है, जबकि ये है किस श्रेणी में, ये है ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में। हमने ऊपर पढ़ा था ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, श, श, सा और हा। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन में से ये हा जो है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है तालव्य। तालव्य यानी तालु से उच्चारित होने वाले हमारे अक्षर। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है वे तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, तालव्य अक्षर कौन कौन से वो हमारे अक्षर हैं जो तालव्य से उच्चारित होते हैं। सबसे पहले आ गया स्वरों से ले लें तो ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई। छोटा और बड़ा कहाँ से उच्चारित हो रहा है, छोटा आ और बड़ा आ हो रहा है कंठ से, जबकि छोटी ई और बड़ी ई, ये ई और ई जो स्वर है हमारे, ये उच्चारित हो रहे हैं तालव्य से। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इनमें से च, छ, ज और झ ये चारों हो रहे हैं तालव्य से। ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, इन्हें फिर से ध्यान में आपको रखना है, अच्छे से नोट कर लेना है। इसके अलावा य, ये य हमारा
जो उच्चारित हो रहा है तालव्य से, ये है किस श्रेणी में? अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है और ये उच्चारित होता है तालु से। इसके अतिरिक्त शा क्या है? ये भी तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन है और ये किस श्रेणी में आता है? ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है मूर्धन्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन या स्वर। यहाँ पर यहाँ पे कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा क्या होता है? अभी आपको ऊपर बताया था। तालु के आगे का जो हिस्सा, हमारे तालु जो सटा हुआ ऊपर का भाग होता है ना मुंह में, तालु के आगे का जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी जीभ टकरा करके ये अक्षर या हमारे व्यंजन और स्वर उच्चारित होते हैं, ये हमारा मूर्धा कहलाता है। और मूर्धा से उच्चारित होने की वजह से ये सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल में कौन कौन से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्वर की अगर बात करें, स्वर से बात करें तो वो कौन कौन से? स्वरों से अगर बात करें कि कौन कौन से स्वर हैं जो मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है री से ऋषि। ठीक है, री हमारा सिर्फ एक ऐसा स्वर है जो कि मूर्धा से उच्चारित होता है। री आप बोल के देख लीजिए, ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर है। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से वर्णमाला से हमारे लिए जा रहे हैं जो मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। तो ट, ठ, ड और ढ, ये चारों भी हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं और श्रेणी में किसके आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में। स्वरों से बात करी जाए तो री, और स्पर्श व्यंजन से टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में से किसे लेंगे? र। ये र सिर्फ ऐसा है अंतःस्थ व्यंजन जो कि किससे उच्चारित हो रहा है? ये भी हो रहा है मूर्धा से। ठीक है, और कौन सा व्यंजन है? इसके बाद है ऊष्म व्यंजन की बारी आती है। यहाँ पे लेते हैं शा। ऊष्म व्यंजन में भी हम 3-4 पढ़ चुके हैं। शा, शा, साहा। यहाँ पे हमने देखा शा, शा, साहा में जो हमारा हा है ये कंठ से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये हा हमारा कंठ से उच्चारित हो रहा था। ये हा कंठ से उच्चारित हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा ये ऊष्म व्यंजन में शा कहाँ से उच्चारित हुआ? ये भी हुआ तालव्य से। अब आती है, जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है ये षटकोण वाला शा, इसका उच्चारण स्थान है शा। बोल के आप देखिए, ये भी हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये है किस श्रेणी में? ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दंत से उच्चारित होने वाले, जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत यानी दांतों से। जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है और दंत से उच्चारित होने की वजह से इन्हें क्या कहलाते हैं? ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से व्यंजन है? हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था। ऊष्म व्यंजन में त, थ, द और धा, ये तो हम जानते हैं कि दंत से उच्चारित होते हैं। इनके अतिरिक्त ये जो हमारा ला है, ये ला व्यंजन भी दंत से उच्चारित होता है और ये श्रेणी में किसके आता है? ये अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसे आपको नोट कर लेना है। दंत से उच्चारित होने में ता, था, दा, धा है, ये दंत से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारा ला भी है जो कि अंतःस्थ व्यंजन है, ये भी दंत से उच्चारित होता है। और अगर हम बात करें किसकी? ऊष्म व्यंजन की बात करें तो यहाँ से ले लेंगे स। ये एक ही अक्षर बचा है सा। ये सा हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है और ये भी दंत से उच्चारित होता है सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ। अब आता है ओष्ठ की बारी। क्या होते हैं ये? जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है। ठीक है, हमारे दोनों जो होठ हैं जब ये टकराते हैं आपस में, इनकी वजह से ये ओष्ठ कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से अक्षर हैं हमारे?
सबसे पहले है उ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो कि किसकी श्रेणी में आते हैं? स्वर की श्रेणी में आते हैं और ये दोनों उच्चारित होते हैं ओष्ठ से। इसके अतिरिक्त प, फ, ब और बा, जो कि स्पर्श व्यंजन है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये उ और प, फ, ब, भा, ये हमारे ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ से ना जो अक्षर हम पढ़ने वाले हैं कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये मिक्स उच्चारित होने वाले व्यंजन है और ये हमारे एग्जाम में हमारे लिए बहुत कठिनाई पैदा कर देते हैं। कि यहाँ आप देख रहे होंगे ना, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, नासिक है, कंठ तालव्य, यानी अब यहाँ पर दो चीजों का मिश्रण हो रहा है बोलने में और उस चीज को हमें अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले आता है कंठ तालव्य। क्या होता है ये कंठ तालव्य? इसे जान लेते हैं। कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु, यानी कंठ भी उसमें प्रयोग किया जा रहा है और तालु का भी प्रयोग किया जा रहा है, इन दोनों के सहयोग से उच्चारित होने वाले अक्षरों को कंठ तालव्य अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इनका उदाहरण कौन कौन से हैं। इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए और हमारा ऐ, ये दो स्वर हैं जो कि कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। ए और ऐ कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले हमारे अक्षर हैं जो कि स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब देख लेते हैं दंतोष्ठ है क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण दांतों और होठों से होता है, यानी कि दांत और होठ दोनों के सहयोग हो रहा है, सिर्फ होठ से हो रहा है तो ओष्ठ कहलाएगा, सिर्फ दांत से हो रहा है तो दंत कहलाएगा, लेकिन जब दोनों से हो रहा है, दांत और होठ दोनों का ही हमें आवश्यकता पड़ रही है उच्चारण करने में, तो ये कहलाते हैं दंतोष्ठ है व्यंजन कहलाते, दंतोष्ठ है अक्षर कहलाते हैं। इनमें कौन सा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको व्यंजन याद रखना है, व। कौन सा? वा। ये वा है जो कि अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। ये दंतोष्ठ है से उच्चारित होने वाला हमारा अक्षर है। अब देख लेते हैं कंठोष्ठ है क्या है। कंठोष्ठ है जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और होठ, कंठ और होठ से, इन दोनों के सहयोग से होता है, वो कहलाते हैं कंठोष्ठ है। ठीक है, वे कंठोष्ठ है कहलाते हैं। इसमें इसके उदाहरण में कौन कौन से आ जाएंगे अक्षर, देख लेते हैं। यहाँ पर ऊ, औ, ऊ और औ जो कि किसकी श्रेणी में आते हैं? स्वर। ये वो हमारे स्वर हैं, ये दोनों हमारे कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नासिक्य। नासिक्य क्या है जान लेते हैं। ये जिन वर्णों का उच्चारण मुख, मुंह और नासिका, नासिका यानी नाक को कहते हैं। ठीक है, नाक को नासिका कहते हैं। तो ये मुंह और नाक की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे नासिक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? ये है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये हमारे 5 अक्षर हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यहाँ से भी लिए गए हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों में ये अंगा, इया, अड़ा, ना और मा हमारे नासिक से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, क्या? अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है पढ़ चुके हैं ना स्वर में, जब हम स्वर पढ़ रहे थे, स्वर का लेक्चर हम ले रहे थे, तो वहां पर हमें जाना था अंग और आहा, इनकी भी अपनी मात्राएं हैं, अंग और आहा की, है ना। जहाँ पर अंग की मात्रा जो ये है इसको कहते हैं अनुस्वार और आहा की मात्रा जो कि ये है इसे कहते हैं विसर्ग। तो ये जो अनुस्वार है ना, ये यहाँ पे बना कर रखा है मैंने, ये अनुस्वार की जो मात्रा है, ये अंग की मात्रा है, ये भी नासिक से उच्चारित होने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि अभी काफी हमें पढ़ना है। व्यंजनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी रह गई हैं। क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा
और ठीक से पढ़ाई करिएगा, दिल लगाकर पढ़ाई करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।